दोस्तों डीटीआई न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि उल्लासनगर शहर में डंपिंग ग्राउंड का ज्वलंत मुद्दा अपने चरम पर पहुंच गया है, तो इसी विषय को लेकर आज हम हमारा चर्चा सत्र शुरू करते हैं उन लोगों के साथ जिन लोगों ने इस विषय के अगेंस्ट में कोर्ट में केस दाखिल करके रखा है। हमारे साथ हैं राजकुमार कुकरेजा जी और राजेश चंगलानी जी। राजेश जी और राजकुमार जी, आपका डीटीआई न्यूज में हार्दिक स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं उल्लासनगर शहर के प्रख्यात पत्रकार श्री शशिकांत दायमा जी, और फिर सुबह होगी न्यूज चैनल के मेरे दोस्त जय किशन पारवानी जी। दोस्तों, चर्चा सत्र में सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो राजकुमार जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि ये जो डंपिंग ग्राउंड की लड़ाई है जो कोर्ट के माध्यम से आप लड़ रहे हैं, तो सर ये लड़ाई आपने कब शुरू की? सबसे पहले तो चंदन भाई, मैं आपकी न्यूज़ से हमारे पत्रकार बंधु शशिकांत दायमा और जेकी भाई और आप सबको जय हिंद बोलता हूं और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें इस लायक समझा और अपने स्टूडियो में हमें बीट के लिए बुलाया। सर ये लड़ाई आपने कब से शुरू की कोर्ट में? ये लड़ाई हमने 2019 से चालू की। उसके पहले भी हम लोग करेस्पॉन्डिंग करते रहे 2017 से। 2019 में हमारे भाई राजेश चांगलानी और मैं एनजीटी कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूना, हम लोग कोर्ट गए थे। सर, अब तक की इस लंबी लड़ाई में तकरीबन 4 से 5 साल आप जो कोर्ट के माध्यम से डंपिंग ग्राउंड हटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें अब तक आपको कोर्ट द्वारा क्या रिलीफ मिला है? एनजीटी कोर्ट में हमें निर्णय दिया कि ये डंपिंग ग्राउंड इनको हटाना है। बार बार बुलाने पर भी हमारे म्यूनिसिपालिटी से, कारपोरेशन से कोई अधिकारी वहाँ पर नहीं जाता था। इसके लिए कोर्ट ने तंग आकर उनके ऊपर पेनल्टी डाली है। 10 लाख रुपया पर मंथ चालू है। नियर अबाउट 3 करोड़ रुपया उनको पेनल्टी भरनी है। ठीक है, तो ये हमारा निर्णय जो आया 19/11/2022 को आया है। सर, ये कोर्ट की जो पेनल्टी, इतनी हैवी पेनल्टी जो कॉर्पोरेशन के ऊपर लगाई गई है, तो क्या इस मामले में कॉर्पोरेशन का कुछ कहना है और क्या उन्होंने पेनल्टी भरी अब तक? चंदन भाई, ऐसा है, ये पेनल्टी भरने वालों में से नहीं है। ये पेनल्टी हमारे ही टैक्स में से निकालते हैं और ये उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गए हैं राजेश भाई और मेरे लिए, और एनजीटी कोर्ट के और अगेंस्ट में गए हैं। वहाँ से ये स्टे लेके आए हैं कि इनको ये पेनल्टी नहीं भरनी पड़े। राजेश जी, जैसे कि राजकुमार जी ने बताया, यानी कि हम कचरे के ठेके का पैसा भी जनता भरे, उसके बाद में उस ठेकेदार ने अगर सही तरीके से काम नहीं किया है और डंपिंग ग्राउंड 7 माले तक पहुंच गया है, फिर कोर्ट अगर उसके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाती है तो वो पेनल्टी के चार्जेस भी जनता से वसूले जाएंगे। तो सर ये क्या तरीका है आखिर? चंदन भाई, पहले तो जो भी टैक्स पेयर हम लोग है, कभी हमने इतना ध्यान नहीं दिया हुआ है कि टैक्स जो हम भर रहे हैं वो किधर जा रही है। उल्लासनगर महानगर पालिका नगर सेवक, जहाँ नगर सेवक वो कैसे फंड पास कराते हैं, टैक्स कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसको 10 गुना कैसे बढ़ाई जाए, वो कैसे डंपिंग ग्राउंड में यूज़ की जाए, उनका खाली वही काम है कि डंपिंग ग्राउंड को और बढ़ावा देवे, फंड्स और पास होवे कि उनकी इनकम चालू हो। यानी कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है कामों में। नहीं है, होती तो डंपिंग ग्राउंड आज होता क्यों? आज तो अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चालू होता था। राणा कंपाउंड जैसे भर गया है, खाली हुआ, एंक्रोचमेंट हो चुकी, यहाँ पे बढ़ गया। राणा कंपाउंड की कैपेसिटी खत्म हो गई थी, उसके बाद में वहां से शायद राणा कंपाउंड से डंपिंग ग्राउंड को हटाया गया। तो उस जमीन का क्या हुआ सर? वहां पे शायद सेग्रीगेशन भी नहीं की गई। सेग्रीगेशन अगर वो करना चाहते थे तो इन्हीं पैसों में करते थे। अभी तो मैं सुनने में ऐसा है कि वहाँ पे एंक्रोचमेंट हो चुकी है। मतलब वो जमीन जो सरकारी थी आज वो सरकार के हाथ में नहीं है। नहीं, अभी वो आप थोड़ा दिखेंगे। जहाँ तक हमें सुनने में, हम तो कभी गए नहीं, क्योंकि हमें इतना ही खाली इतना ध्यान है कि पब्लिक के हित में हम जो आगे बढ़े हैं वो हमें काम करना है। जैकी जी, एक प्रख्यात पत्रकार होने के नाते आप इस पर अपने कुछ व्यूज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये जो अवैध डंपिंग ग्राउंड है
इस अवैध डंपिंग ग्राउंड से काफ़ी लोगों को परेशानी है, खास करके 5 नंबर परिसर के जो लोग हैं उसमें बच्चे, बुजुर्ग, जो सीनियर सिटीजन है, जो 60-70 साल के आसपास भी जिनकी आयु है, उनको आगे चल के इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा कि अगर आप 5 नंबर में अगर मतलब कोई भी सीनियर सिटीजन है, उनको दमे की बीमारी शुरू हो गई है। अभी हम लोग कोविड काल से बाहर निकले और कोविड काल से बाहर निकलने के साथों साथ में अगर आप देखोगे, कैलकुलेशन लगाओगे तो उल्लासनगर 5 नंबर और 4 नंबर के लोगों में इस बार, पिछली बार जब कोरोना का जब प्रकोप बढ़ा था तो 4 और 5 नंबर के लोगों को ज़्यादा कोरोना हुई थी। अगर उनकी यादी निकालेंगे तो ये एक डंपिंग ग्राउंड को जो धुआं है वो भी एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी न्यूज़ चैनल्स के अंदर देखा जो मरे हुए जानवर है उनको जलाया जा रहा है, जिसके कारण उसके जो के कीटाणु है वो कीटाणु जब जल के बाहर आते हैं, जानवरों को दफनाया भी जा रहा है, जो बाहर आ रहे हैं उससे धुआं जो बाहर निकल रहा है और जो लोग सांस ले रहे हैं उसके द्वारा जब वो धुआं अंदर जा रहा है लोगों के अंदर, तो वो एक बीमारी पैदा कर रहा है। और आप देखेंगे कि भी कोरोना काल के अंदर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता था लोगों को छाती में, चेस्ट में होता था, और धुआं जब ये इनहेल होता है, जब हम सांस लेते हैं वो धुआं अंदर जाता है तो जाकर छाती में जाके अटैक करता है लोगों के, जिसके कारण लोगों को इस बात की तकलीफ बहुत हुई थी। यानी कहीं ना कहीं वहाँ के रहीवासियों के राइट टू लाइफ के ऊपर तक बात आ चुकी है। और ये लोगों की डिमांड है कि यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटना चाहिए, ये सही माने में ये एक पब्लिक की डिमांड पूरी होनी चाहिए। ये सारे शहर की डिमांड। हाँ, लेकिन ज्यादातर जो इफेक्टेड है जो 5 नंबर परिसर के लोग, क्योंकि देखिए आप और मैं 1 और 2 नंबर में रहते हैं, तो जो 5 नंबर में जो वो परिसर में रहते हैं, सोचो उनकी क्या हालत होगी, बच्चों की क्या हालत होगी। राजकुमार जी, ये मामला 2019 से कोर्ट में प्रलंबित है। बीच में ऐसी एक बात हुई थी कि कोर्ट की अवमानना तक हो चुकी थी, तो सर वो मसला क्या था, जरा उस पर रोशनी डालिए। सर, ये मामला एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट पूना में अभी तक प्रलंबित है। बीच में कुछ हमारे नगर सेवक, तो बोलना मुझे वाजिब नहीं लगेगा, लेकिन वार्ड सेवक उनको बोल सकता हूँ, उन्होंने वार्ड सेवक, क्योंकि हमारा एक वार्ड है उसके ये सेवक है, नगर सेवक नहीं बोल सकता उनको, नगर के सेवक नहीं है। चुन के आ रहे वार्ड से तो वार्ड सेवक ही बोला जाएगा उनको। चुन के जो नगर सेवक जी जी जी। उन्होंने कुछ हमारे गणमान्य उसमें लोग थे जिन्होंने कुछ अपनी राजनीति चमकाने के लिए सवेरे भूख हड़ताल पे बैठे, घर के बाहर काली पट्टियां बांधी और दोपहर को पूरी कर दी कि डंपिंग ग्राउंड हट गया। अच्छा, वहाँ पर कुछ ऐसा भी बोला गया था कि या हम हटेंगे या डंपिंग ग्राउंड हटेगा। डंपिंग ग्राउंड तो हटा नहीं, बाकी मैं कुछ उसके लिए बोल भी नहीं सकता। तो ये निर्णय उन्हें लेना था या कोर्ट को लेना था? अब मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि कोर्ट ये है या कोर्ट इनमें है, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड ये मोहब्बत का तोहफा देने वाले भी इन्हीं में से कोई एक है। जी बिल्कुल, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड की जगह अलॉट करने से लेकर 7 मंजिला डंपिंग ग्राउंड बनने तक कहीं ना कहीं इनका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये जनता के प्रतिनिधि है। बिल्कुल। आपने इस कोर्ट की जो अवमानना हुई उस पर क्या एक्शन उठाया था सर, और किस पर एक्शन उठाया था? सर, इसमें हमारे वकील श्री आसिम सरोदे ने हमारे कुछ गणमान्य लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी दिया था। जी। तभी एनजीटी कोर्ट में ये केस प्रलंबित था। अब तो ये केस सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। वो टाइम पे इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी दिया गया था। दाइवा जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि कचरे का जो ठेका है वो पिछले कई सालों से कोणार्क एनवायरो को अलॉट हमेशा हर किसी की रजामंदी से किया जाता है, तो जो डंपिंग का इतना बड़ा आज मुद्दा हो चुका है उसमें कोणार्क एनवायरो की कितनी जिम्मेदारी है और वो कितने अपराधी हैं? सर, कोणार्क एनवायरो को जो ठेका दिया गया था कोणार्क कंपनी को, तो यह सबसे पहली डिमांड थी कि कचरे को सेग्रीगेट किया जाए। जी। गीला कचरा अलग किया जाए, सूखा कचरा अलग किया जाए, परंतु वो हमारे शहर में होता हुआ दिख नहीं रहा। आपको याद होगा कि यूज़र टैक्स के नाम से आज भी पिछले 2 सालों से
घरों को 650 और दुकानों को 1150 रुपया लिया जाता है। जी। वह यूजर टैक्स जो लिया जाता है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे लिया जाता है, जो हमारे शहर में व्यवस्था है ही नहीं उसकी। तो आज 2 साल से यूजर टैक्स तकरीबन 1.5 लाख संपत्तियों से, जहाँ तक पिछली बार हमने आंकड़ा देखा था 1,77,000 संपत्तियों को अवैध घोषित करके उल्लासनगर महानगर पालिका ने नोटिस इशू की थी। अगर हम देखने जाते हैं तो 1,77,000 संपत्तियाँ हम देखते हैं तो उसमें घर और दुकान मिलाकर 625 रुपया हर साल का और 1150 रुपया हर साल का यूज़र टैक्स जो वसूला जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से करोड़ों अरबों रुपए अभी तक वसूल हो चुका है, परंतु उसका इस्तेमाल क्या हुआ है वो अभी तक नहीं पता। बीच बीच में है ये बातें सुनने आती हैं कि कोणार्क एनवायरो को अलग से और से वापस से ठेके दे दिए गए हैं, दुगने दामों में ठेके दे दिए गए हैं। आपको याद होगा कि 80 लाख रुपए का प्लेटफॉर्म बनाया गया था डंपिंग ग्राउंड के, ये जो अभी प्रेजेंट डंपिंग ग्राउंड है। कोणार्क वालों का ये कहना था कि हमारी गाड़ियां ऊपर तक नहीं चढ़ती, सही। तो उनकी गाड़ियां ऊपर तक चढ़ाने के लिए 80 लाख रुपए का जो प्लेटफॉर्म बना गया था वो भी आज उसी मतलब रोड बनाया गया था, वो भी आज उस कचरे के अंदर फंसा हुआ है। दब गया है। 50 लाख रुपए का कंपाउंड वाल बनाया गया था, वो भी आज उस कचरे के अंदर फंसा हुआ है। उसके बावजूद भी आप कचरा आज भी हम लोग देखते हैं तो कचरा सिर्फ और सिर्फ 50% लिफ्टिंग होता है। जी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप निम्बालकर साहब ने जो 2016 में रिपोर्ट पेश की है आप उसमें जाके देख लीजिए, उन्होंने खुद आंकड़े बताए हैं कि हमारा कचरा पूरी तरह से लिफ्ट नहीं हो पा रहा है। उसके बाद आपको सुधाकर देशमुख साहब ने भी, आपको और एक चीज़ की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ। 3 साल पहले हमारे आयुक्त सुधाकर देशमुख साहब ने उल्लासनगर महानगर पालिका के लिए एक व्हाइट पेपर निकाला था, श्वेत पत्रिका। उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा था कि आने वाले 3 सालों में आपको किसी भी तरह का कोई ठेका नहीं देना है, क्योंकि आपकी महानगर पालिका जो है वो कैपेबल ही नहीं है। उसके बावजूद ठेके दिए गए उसके बावजूद ठेके दिए गए, दुगने दामों में ठेके दिए गए। उसके बावजूद ये गाड़ी लेनी है, वो गाड़ियाँ लेनी है, इस तरह की गाड़ियाँ लेनी है, उस तरह की गाड़ियाँ लेनी है। कुछ विशेष मेहरबानी जो कचरा ठेकेदार के ऊपर उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारियों की या लोक प्रतिनिधियों की अगर हम बोलें तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। असमर्थ हमें दिखाई देते हैं कचरा ठेकेदार जो भी है, हाँ, बट उनको पैसे काफ़ी समय पे पहुंचते हैं। वो भले असमर्थ हो पर पैसा लेने में वो समर्थ है, क्योंकि उस पैसों में से काफ़ी हिस्से भी निकलते हैं। तो जो आपने पैकेट की बात की, तो खाली पैकेट के ऊपर शहर के मतलब भविष्य को बेचा जा रहा है। तो दायमा जी, आप इस विषय में कैसे देखते हो कि जिस प्रकार से आज शहर का चीरहरण करके पैकेट के आधार पे जो राजनीति हो रही है और ठेकेदारों की मनमानी चल रही है, क्या कहेंगे इस विषय पे आप? पैकेट के विषय में एक मैं आपको अपडेट दे दूं, कल एक निजी चैनल पर नई नवेली जो संगठन बनी हुई है जिनका कल आंदोलन है 23 जून को, जिनके अध्यक्ष जिनका नाम नरेश रोहिड़ा जी हैं जी, उन्होंने बहुत ऊंची आवाज में, जब जमीर लेंगरेकर साहब जो उपायुक्त है महानगर पालिका के, एक निजी चैनल पर उन्होंने ओपनली कह दिया है कि कोणार्क और बहुत सारे लोगों के बीच में पैकेट्स का आदान प्रदान होता है। तो ये जो पैकेट का चलन है उसके विरोध के स्वरूप लोगों का जो मुंह है अभी प्रखर और मुखर तरीके से खुल चुका है। तो ये पैकेट वाली राजनीति की ही बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से शहर वाले आज भुगत रहे हैं। दायमा जी प्लीज। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे शहर का प्रशासन या लोक प्रतिनिधि जो है वो एक विशिष्ट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। इसके पहले भी करते आए हैं। अब इसके पहले भी ऑक्ट्रॉय का जो ठेका था, ऑक्ट्रॉय के ठेके में भी आप देखोगे कि उसी कंपनी को दिया जाता है। आज कचरा उठाने का ठेका भी जो है वो उसी कंपनी को दिया जाता है। जितने भी बड़े बड़े ठेके हैं वो खास करके स्पेशली उसी कंपनी को दिए जाते हैं। सरकारी जमीनें भी सर, शहर का जो इतना बड़ा बोट क्लब है जो हमारे शहर की शान है, उस कंपनी को पर्टिकुलरली दिया जाता है इतने सालों के लिए एग्रीमेंट करके कि आप वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक विशिष्ट कंपनी को ही हमारा शासन, प्रशासन, लोक प्रतिनिधि और
काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इनके समर्थन में हैं, उसमें उनको आर्थिक मदद मिल सकती होगी। पैकेट की जो राजनीति आप बताते हैं, पैकेट भी मिलते होंगे, हर किसी को अपना अपना घर चलाना है, परंतु हमारे मराठी में कहावत है कि मुर्द्याच्या टाळूवर से लोणी कोणी कावणे, मतलब जो मर चुका है इंसान उसके यहाँ पे अगर उसकी जान आसानी से निकले इसलिए घी डाला जाता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मरे हुए इंसान के कपाल पर से घी भी निकाल कर खाने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। एक छोटा सवाल, आपने काफी नजदीक से देखा है नेताओं को, महानगर पालिका को, शहर को, सबको। सबसे पहले भ्रष्टाचार की शुरुआत नेताओं ने की या अधिकारियों ने, क्या कहेंगे इस विषय पर? सर सब मिले हुए हैं। शुरुआत, पहला शुरुआत देखिए, अंडा पहले की मुर्गी पहले, हम अभी तक उसके तय में नहीं पहुंचे हैं। इसमें पर यहाँ पर हम कथित नेता, हम सारे ही नेताओं को ब्लेम नहीं कर सकते, हम सारे अधिकारियों को यहाँ ब्लेम नहीं कर रहे हैं। उसमें हमारे महिला नेताएं भी हैं, वो भी अच्छा काम कर रही है, उसमें कुछ पुरुष नेता भी हैं निस्संदेह अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ अधिकारी भी हमारे शहर में महानगर पालिका में आज भी बैठे हुए हैं जो एक फोन के ऊपर दौड़ कर आते हैं। कुछ अधिकारी, कुछ नेता, कुछ नगर सेवक या वार्ड सेवक, कुछ विधायकों की मिली भगत, और उसमें फिर इस तरह की कंपनियां, उसमें और ज्यादा अब आप चलिए लो तो भू माफिया, जिनको डंपिंग ग्राउंड के इर्द गिर्द की जमीन अगर सस्ते बनानी है तो डंपिंग ग्राउंड वहीं रहे भैया जी, बिल्कुल। तो वहाँ के आजू बाजू की ज़मीन सस्ती हो जाएगी। उसके बाद फिर हम कुछ लोगों को साथ में ले लेंगे, ये मेरा आरोप है। उसके बाद हम कुछ लोगों को साथ में ले लेंगे, वहाँ पे आंदोलन करवाएंगे, वहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटाएंगे, जो हमारी सस्ते में ली हुई ज़मीनें हैं वो महंगे दामों में हो जाएगी। रामा जी, सनद निकल चुकी है वो? बिल्कुल निकलनी ही है, बिल्कुल निकलनी ही है, तभी तो इतना तीव्र आवाज़ हो रहा है। यानी कि एक और स्कैम के लिए उल्लासनगर शहर तैयार हो जाए। बिल्कुल। आप कहाँ जाओगे? इस पिक्चर में एक था शाखाल, उस शाखाल का कहना था कि ये उसके ऑफिस के नीचे एक दरवाजा था, जमीन के अंदर खोदा था, नीचे मगरमच्छ नजर आ रहा था। शान फिल्म, शान पिक्चर, हाँ, उसमें ये कहा गया था अजीब जानवर, ये अजीब जानवर है, कितना भी खाए इसका पेट नहीं भरता है। तो मैं क्या कहूँ अपने नेताओं के लिए, शहर के नेताओं के लिए, आज वही मगरमच्छ भूख खत्म ही नहीं हो रही है, जिसके कारण हम अपील करते हैं हर टाइम, न पुराने चेहरे न उनके रिश्तेदार, क्योंकि ऐसे लोगों ने हमारे शहर को पूरा खत्म कर चुके हैं। इस बार अगर चेंजेस नहीं है तो शहर रहने लग नहीं बचेगा। यानी भाई जी, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि पब्लिक को अब इतना अवेयर होना पड़ेगा कि वोटों के माध्यम से उस शाकाल और उसके सारे भूखे मगरमच्छों को मारना पड़ेगा। सही है, कमिंग भूखे मगरमच्छ, उनके चमचे और शाकाल कितनी शक्लें हैं उनकी बताने की जरूरत नहीं है, शहरवासियों को पता है। राजकुमार जी और राजेश चंगलानी जी, चूंकि आप पेटिशनर्स हैं और एनजीटी में आप इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक अवमानना, कोर्ट की अवमानना जो हुई थी उसमें आपने नोटिस दिलवाए थे हमारे एमएलए साहब को, प्रेजेंट करंट जो एमएलए साहब हैं, और मनपा के कमिश्नर को। कल 23 जून 2023 को व्यापारियों द्वारा और वहां के भुक्तभोगी परिसर वासी जो हैं उनके द्वारा एक आंदोलन छेड़ा जा रहा है जिसमें दुकानें बंद करने की अपील की गई है। पहल बहुत अच्छी है, पर मैं आपसे टेक्निकल ये सवाल जकी जी आपसे भी है, दायमा जी आपसे भी, क्योंकि आप कानून के जानकार भी हैं, तो आपकी बुद्धि क्या कहती है कि ये जो आंदोलन किया जा रहा है, क्या ये कोर्ट की अवमानना के तहत माना जाएगा या ये एक पब्लिक एजिटेशन है और डंपिंग ग्राउंड को हटाने की एक कवायद है, इसको कोर्ट की दखलंदाजी नहीं माना जाएगा? क्या कहना है सर? आप में से कोई भी इस चीज का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे। शुरुआत में मैं चाहूंगा कि हमारे राजकुमार भाई साहब करें, क्योंकि उन्होंने करस्पॉन्डिंग की है, उनको ज्यादा सर मौका मिलना चाहिए। हमने जो हमारे गणमान्य लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया था, उसका देने का कारण ये था कि वो अभी की जो पोजीशन है एमएलए साहब और हमारे जो वार्ड सेवक थे, यानी कि वो पद पे थे, वो जो सवेरे भूख हड़ताल पे बैठे और दोपहर को पूरी कर दी, पद पे थे, इसके लिए उनको हम लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिलाया। अब जो ये कर रहे हैं ये पब्लिक है जी, यानी कि आपका भी समर्थन है उनको? बिल्कुल समर्थन रहेगा, बिल्कुल सही है। एक सवाल मेरा रह गया आपसे पूछना, माफी चाहूंगा सर, आपको
इस विषय में कोर्ट में जाने के लिए आपको किसने प्रेरणा दी और उन्होंने आपसे आगे की लड़ाई लड़ने के लिए क्या आपको एक भरोसा दिया था? सब ऐसा है, इस कोर्ट के लिए प्रेरणा तो हमें हमारे सीनियर शशिकांत दायमा ने दी जाने के लिए। उन्होंने ये एड्रेस बताई और हमारे ही वार्ड में एक हमारे गणमान्य व्यक्ति है जिन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कोर्ट का खर्चा होगा हम आपका भरेंगे। तो आप तो समझदार हैं, एनजीटी कोर्ट कोई खाने की बात नहीं है और एनजीटी कोर्ट में हमने जो वकील किया, महाराष्ट्र का टॉप मोस्ट वकील है, एनर्जी पैसा सब जाता है सर इसमें। हमारे जो वकील हैं श्री आसिम सरोदे जी, महाराष्ट्र के एनजीटी में टॉप मोस्ट वकील बड़ा नाम है। है उनका। मैं उनके फी के लिए तो मैं बोल नहीं सकता और कोर्ट के धक्के खाने रहते हैं, ये आपको मालूम है, वहाँ की स्टेशनरी रहती है। दूसरी बात, उस गणमान्य व्यक्ति ने हमें कहा था कि जब तक डंपिंग ग्राउंड नहीं हटेगा तब तक हम आपको पैसे नहीं दिएंगे। उन गणमान्य व्यक्ति ने हमें 20,103 रुपया दिया है। लेकिन चंदन भाई, मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हम वो पैसे उनको लौटाएंगे, कारण कि हम उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं कि वो हम लोग डंपिंग ग्राउंड हटा न सके। चंदन जी, ये बात तो आपने सवाल किया, जस्ट अभी आधा घंटा पहले जो इनका कल का मुद्दा है, बंद का आह्वान जो किया है इन्होंने, तो इन्हीं के बाजार के एक व्यापारी ने मुझे कहा कि राजेश भाई, उल्लासनगर 4 और 5 का जो नेता है, मैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग और राइटिंग में पेपर, जिसने डंपिंग ग्राउंड को अपना समर्थन दिया है, जी, आज की बात है और कुछ दिनों में आ जाएगा, फिर वो रिकॉर्डिंग देता है या ऑन पेपर दे रहा है, वो भी नेक्स्ट टाइम में हम आपको देंगे ठीक है कि वो सर। कौन सा नेता है जिसने डंपिंग ग्राउंड को समर्थन दिया हुआ है। जी। चंदन जी, एक दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से उन सभी नेताओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको जो रोटी सेकनी है सेकिए, लेकिन डंपिंग ग्राउंड पे जो मुद्दा आ रहा है, जो ऑन पेपर आ रहा है, उस पर अपनी राजनीति ना करे। लोगों की गए सेहत के बार साथ खिलवाड़ गया, जो गए बार 2020 में जो हमारा डंपिंग ग्राउंड उसाटने में तैयार हुआ था, जी। एकदम ऑन पेपर सब कुछ हो गया था, इन नेताओं ने 3 तारीख को धरने का जो भूख हड़ताल का दिया था, लेकिन वो पेपर इनको 2 तारीख को ही मिल गया था। अच्छा। फिर भी इन्होंने जानबूझ के 3 तारीख, क्योंकि ये नेता है, नेता को पहले मालूम पड़ता है कि 15 दिन में ये लेटर इशू होने वाला है, तो क्रेडिट लेने के चक्कर में उन्होंने वो किया। चंदन भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि चुनाव का बहिष्कार करें खुले दिल से। जो होगा उसके लिए देखा जाएगा, कोर्ट सबके लिए खुला है। जी। जब ये भीख मांगने आएंगे हमारे पास वोट, तब हम उनको जवाब देंगे। दायमा साहब पत्रकार है, उनका चैनल है, हमारा चैनल है, हम बिल्कुल ओपनली आपकी सपोर्ट करते हैं। आपको जब भी लगे सिर्फ एक फोन कॉल कीजिए, हम हमारे चैनल के माध्यम से, हमें सारे जितने भी लोग हैं, हम हमारे चैनल के माध्यम से मीडिया का जो सपोर्ट रहेगा, लॉजिकल सपोर्ट, हम आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पे हुई। कल 23 जून 2023 को डंपिंग ग्राउंड को हटाने के विषय में जो आंदोलन किया जा रहा है, किसी भी तरह से उस डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए आप सहयोग करें। ये सिर्फ एक परिसर की प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे उल्लासनगर की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है, क्योंकि हमारा प्रशासन और हमारे जो चुने हुए नेता हैं वो जनता की तकलीफों के मामले में ज्यादा सीरियस नहीं है, ऐसा लग रहा है, और जिनके विरोध स्वरूप अब स्वर उठ रहे हैं। तो दोस्तों, ये चर्चा सत्र आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स के माध्यम से कृपया आप हमें जानकारी देते रहिए, और इसके अलावा आपके पास अगर कुछ सजेशंस हो तो कृपया कमेंट से हमें उनसे अवगत कराएं। धन्यवाद दोस्तों। चंदन भाई, पारवानी साहब, दायमा जी, शुक्रिया आपका, आपने हमें बातचीत के लिए बुलाया। जय हिंद। जय जय हिंद।